हेलो स्टूडेंट्स, दिस क्लास इज़ फॉर बीवॉक स्टूडेंट्स। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग का ही आपका सेकंड यूनिट है। इसके ये कंटेंट्स हैं: फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ड्यूटी ड्रॉबैक, डीम्ड एक्सपोर्ट्स, SEZ, स्टार एक्सपोर्ट हाउस, टाउन ऑफ एक्सीलेंस, एग्जिम बैंक और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ठीक है, वी विल स्टार्ट विद फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 5 साल के लिए आती है। ठीक है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का मतलब ये है कि फॉरेन ट्रेड है ना, फॉरेन ट्रेड मतलब इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को इंक्लूड करता है ये वर्ड। इम्पोर्ट मतलब जब हम, जैसे इंडिया है, इंडिया ने चाइना से कोई भी सामान परचेज़ किया, इसको बोलेंगे इम्पोर्ट किया। ठीक है, अगर इंडिया ने चाइना को कोई भी सामान सेल किया तो इसको बोलेंगे इंडिया ने चाइना को एक्सपोर्ट किया। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये ट्रेड ही तो कर रहे हैं। सेल और परचेज को ट्रेड बोलते हैं, लेकिन ये ट्रेड क्या कर रहे हैं, हमारी कंट्री से बाहर कर रहे हैं, किसी भी इकोनॉमिक बाउंड्री से बाहर जाके ट्रेड कर रहे हैं। चाइना से, अमेरिका से, है ना, रशिया से, किसी भी कंट्री से, किसी और नेशन से आप ट्रेड करते हैं तो उसको बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। बस उसी को रेगुलेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी बनाती है, उसका नाम है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। पहले इसको एग्जिम पॉलिसी के नाम से जाना जाता था। अभी हम करंट पॉलिसी पढ़ेंगे जो थी 2015 से 20। मैंने बताया ना, हर 5 साल में ये चेंज होती है, तो 20 में अब नहीं आएगी। ठीक है, वो उसके प्रोविजंस अभी भी अंडर प्रोसेस हैं। अभी हम 15 से 20 वाली का पढ़ते हैं कि हमारी जो लास्ट पॉलिसी रही है 15 से 20, उसमें क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। ठीक है, क्या क्या मेजर उसके हाईलाइट्स रहे हैं और उसका मेन एम क्या रहा है। ठीक है, इसका वैसे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो बनती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है, इसका मेन एम यही रहता है कि इंडियन एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना, उनको प्रमोट करना। एक्सपोर्ट जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा कंट्री को फ़ायदा मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। देखो, एक्सपोर्ट जब भी हम करते हैं तो मतलब क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए होगी उस प्रोडक्ट की। अगर सपोज़ आप हम शूज़ का ही एग्जांपल लेते हैं, तो शूज़ का अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ आगरा तक में सेल कर रहे हैं, तो सपोज़ आपका 10 लेबर लग रही है। आप अगर नेशन वाइड कर रहे हैं, इंडिया में पूरे में सेल कर रहे हैं, तो सपोज़ आपको 1000-2000 लेबर लग रही है। लेकिन अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो किसी और कंट्री में भेजोगे तो भाई बहुत सारा क्वांटिटी में आपको सेंड करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, लेबर बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या होगा, लेबर बढ़ेगी, इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन, आपका जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो बढ़े, है ना। और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी कि एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आपकी हेल्प करती है। तो मेन काम यही है कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। ठीक है, हर साल 31 मार्च को इसमें मॉडिफिकेशंस होते हैं लास्ट, और अगले दिन अप्रैल में ये लॉन्च की जाती है आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक है, अभी कौन सी चली है, 2015 टू 2020। ठीक है, अब है हमारा प्राइमरी फोकस एरिया ऑफ दिस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। इसके 2 स्ट्रेटेजी रही हैं अभी, कि एक तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। ठीक है, जितने भी ट्रेडिशनल है या फिर सनराइज सेक्टर मतलब जो काफ़ी अच्छे सेक्टर हैं, जो इंडिया से काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट होता है ना, उन सेक्टर्स में एक्सपोर्ट को और ज़्यादा प्रमोट करना, उस एक्सपोर्ट को और ज़्यादा बढ़ाना। दूसरा है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, ये एक इंडेक्स बनती है ना, उसकी डिटेल्स बाद में बताएंगे। लेकिन अभी आप ये जानिए कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के 2 काम होते हैं: एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना और एक्सपोर्ट करने का जो प्रोसीजर है उसको ईजी करना, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, बिजनेस को करने का तरीके को, बिजनेस के करने की प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना, ईजी कर देना, ये 2 काम है। ईजी कैसे होंगे, उसके लिए कुछ स्कीम्स बनाई गई हैं, है ना। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, कि प्रोसेस भी इजी हो जाए, सारी फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी हों और इजी भी हो जाए। इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट और ज़्यादा बढ़ेगा। अब जैसे कुछ लोग हैं, है ना, हम लोग ही अगर कुछ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़, जितना मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन होता है, प्रोसेस होता है, IEC नंबर चाहिए होता है, फिर है ना RCMC सर्टिफिकेट लेना होता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। और भी ज़्यादा होती हैं कि शिपमेंट के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स अलग होते हैं, है ना, बिल ऑफ लेडिंग अलग आता है, काफ़ी सारे बिल्स और इन्वॉइसेस आपको चाहिए होते हैं, है ना। तो ये सारी प्रोसेस से क्या होता है कि इंसान घबरा जाता है कि इतना सारा लेंदी प्रोसेस है, इससे अच्छा हम अपनी ही कंट्री में सेल कर लेते हैं, हम नहीं जा रहे कहीं और सेल करने। तो उन चीज़ों को अगर हम ईजी कर दें तो वो भी आ पाएंगे आगे, वो भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे और कंट्री को और कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, है ना। ऐसे ही एक स्कीम है निर्यात बंधु स्कीम, जो कि स्किल इंडिया के तहत चलाई गई है। निर्यात बंधु, है ना, एक्सपोर्ट बंधु, इम्पोर्ट बंधु, है ना, इस तरीके के लिए जो निर्यात बंधु का मतलब होता है फ्रेंड या फिर कोई असिस्टेंट। ठीक है,
जो आपको हर पल गाइड करे, आपको एडवाइस करे, आपकी हेल्प करे, आपकी जो भी कन्फ्यूजन है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है कि कहाँ आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कौन सी कंट्री है, आपको नहीं पता, ठीक है, आपने सिर्फ प्रोडक्ट बनाया है, आप उसके बारे में आगे नहीं जानते कि आप कहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किस किस देश में जाएंगे करने के लिए, कहाँ से शुरू करें, किसको सेल करें, कौन डीलर होगा, कौन हमारी बात सुनेगा, कहाँ से पेमेंट आएगा। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो मिलता है आपको निर्यात बंधु स्कीम में। बंधु की तरह, एक फ्रेंड की तरह वो आपको एडवाइस करते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, समझते हैं, गाइड करते हैं आपको, जिससे कि आप अपना एक्सपोर्ट का काम को आगे कंटिन्यू कर पाएँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक आईईसी और ईबीआरसी, ठीक है, ये दो कोड्स होते हैं, सर्टिफिकेट होते हैं। ये आईईसी होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, है ना। इसके बारे में आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड क्या होता है। जैसे आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको एक एनरोलमेंट नंबर मिलता है, यूनिक नंबर है आपका, आपको जाना जाएगा आपके एनरोलमेंट नंबर से। आपका नाम चाहे आपके जैसे नाम के 2-3 लोग और हो सकते हैं, लेकिन आपके एनरोलमेंट नंबर है, जैसे आधार नंबर है ना, ये क्या है कि आपका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता है। इस कॉलेज के लिए आपको क्या मिला है, एनरोलमेंट नंबर, ठीक। ऐसे ही जब भी आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करेंगे तो उसके लिए आपको एक अलग से नंबर मिलेगा, उस नंबर को बोलते हैं आईईसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, जिससे कि आप जाने जाएंगे, उसके उसी से ही आपके काम होंगे। तो उसको ऑब्टेन करने के लिए आपको पहले इतने सारे ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते थे, पेपर वर्क करना पड़ता था, कई सारे बहुत सारे लेंदी प्रोसेस रहता था। लेकिन जैसे अब आप पैन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे ही आप आईईसी नंबर के लिए भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही ईबीआरसी जो बैंकर का सर्टिफिकेट होता है वो भी आप ऑनलाइन अप्लाई करके रिसीव कर सकते हैं। एक्सपोर्टर इंपोर्टर प्रोफाइल, एक वेब पोर्टल बनाया हुआ है जहाँ पे सारे एक्सपोर्टर और इंपोर्टर का प्रोफाइल बना दिया गया है, जिससे कि आप खुद भी सर्च कर सकते हैं कि मेरे इस प्रोडक्ट को ख़रीदने वाले कौन हैं, या मैं इस प्रोडक्ट को कहाँ से ख़रीद सकता हूँ, ठीक है, इंपोर्ट कहाँ से कर सकता हूँ और एक्सपोर्ट कहाँ पे कर सकता हूँ। ये दोनों चीज़ों को आप अपने एक पोर्टल जो बनाया हुआ है इन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्टर प्रोफाइल का, कि उनका क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, पेमेंट वगैरह कैसा करते हैं, उनकी क्वालिटी के रिव्यूज़ क्या हैं, रेटिंग्स क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें एक ही जगह आपको मिल जाती हैं। तो इससे भी आपका काम काफ़ी ईजी हो जाता है। अभी देखिए, ये सब समझिएगा, ये सारे इनिशिएटिव्स क्या हैं, डिजिटल कर दिए गए हैं, है ना। डिजिटल क्यों, क्योंकि 2015 में ही गवर्नमेंट आई थी, तभी डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सारे स्कीम्स आई थी। तो उन्हीं से अलाइन में चलते हुए ये सारी स्कीम्स जो हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में भी रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ठीक है। ऐसे ही ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, जो भी आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है रिलेटेड टू अपना एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट, वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन, जो भी मिनिस्ट्रीज़ का जो कंसल्टेशन है आपस में, है ना, कि कोई इस डिपार्टमेंट से है, कोई अलग डिपार्टमेंट से है, वो आपस में जो कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन पोर्टल्स बना दिए गए हैं। फैसिलिटी फॉर सीए, सीएस एंड कॉस्ट अकाउंटेंट, सीए और सीएस बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी बिज़नेस के लिए, है ना, ऑडिटिंग के लिए, आपके टैक्स वगैरह चीज़ों को सही करने के लिए, उनको देखने के लिए, है ना, ये सब चीज़ों के लिए सीए और सीएस और कॉस्ट अकाउंटेंट चाहिए होते हैं। आप बिज़नेस करेंगे इतना बड़ा, तो ये सब चीज़ों को तो आपकी ज़रूरत पड़ेगी। तो उनको भी ऑनलाइन रजिस्टर करवा दिया गया है, ताकि आपके पास अगर वो फैसिलिटी नहीं है तो आप ऑनलाइन उनके लिए अप्लाई करके उनको अपने फर्म से अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ही मेजर इनिशिएटिव्स हैं, क्वेश्चन भी इन्हीं से ही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा कि मेजर हाइलाइट्स क्या हैं, मेजर इनिशिएटिव्स क्या हैं इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के, या फिर करंट एग्जिम पॉलिसी समझाइए, तो आपको ये चीज़ों को ही मेंशन करना है, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, निर्यात बंधु स्कीम, जिसमें कि आपको जो भी एडवाइजेज हैं, कंसल्टेशन है, गाइडेंस है, वो मिलेगी। आईईसी नंबर और बीआरसी नंबर आप ऑनलाइन ले सकते हैं। आप अपने एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर्स का सारा डेटा जो है ऑनलाइन देख सकते हैं, एक वेब पोर्टल पे उनकी प्रोफाइल बना दी गई है। एप्लीकेशंस आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। मिनिस्ट्री जो कंसल्टेशन है वो भी ऑनलाइन हो चुकी है, और आपको CACS की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवा दी गई है, ठीक है। FTP 2015-20 provides a framework for increasing exports of goods and services as well as generation of employment, ठीक है। ये मैंने आपको बताया इन लाइन विद मेक इन इंडिया प्रोग्राम, है ना। किसके तहत, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत ये क्या कर रहे हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज को जो एक्सपोर्ट है उसको प्रमोट करना है, काम को ईजी करना है और एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन करना है, वही काम है इनका। 2 स्कीम और हैं, ये MEIS और SEIS, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम और सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, ठीक है। मर्केंडाइज का मतलब बताया था, जो भी टेंजिबल यानी कि विजिबल गुड्स होते हैं उनको बोलते हैं हम मर्केंडाइज। बुक्स, लैपटॉप, फ़ोन, शूज़, क्लॉथिंग, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें हैं जो मर्केंडाइज में आती हैं। सर्विस में जैसे टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, है ना, इंटरनेट सर्विसेज,
कंसल्टेशन सर्विसेज, एडवाइजरी सर्विसेज, ये सारे हो गए सर्विस वाली चीज़ें। तो सर्विस का भी एक्सपोर्ट प्रमोट हो और मर्केंडाइज यानी कि गुड्स का भी एक्सपोर्ट प्रमोट हो, तो इन दोनों के लिए ये दो स्कीम है, MEIS और SEIS। Measures have been taken to give a boost to export of defense and high tech items। ठीक है, डिफेंस और हाई टेक आइटम्स के लिए भी प्रोविजंस बनाए गए हैं, है ना। इन आइटम्स का किस तरीके से एक्सपोर्ट का प्रमोशन होगा उसके लिए भी कुछ कुछ प्रोविजंस इस पॉलिसी में दिए गए हैं। E-commerce एक्सपोर्ट ऑफ हैंडलूम प्रोडक्ट, बुक्स, पीरियडिकल्स, leather footwear, toys and customized fashion garments through courier or foreign post office would also be able टू गेट बेनिफिट ऑफ MEIS। ठीक है, जो 25,000 तक की वैल्यू के गुड्स हैं, जैसे कि जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, लेदर, फुटवेयर, बुक्स, हैंडलूम प्रोडक्ट्स, इन सारे चीज़ों को भी MEIS में बेनिफिट मिलेगा, इनको और प्रमोशन मिलेगा और गवर्नमेंट से हेल्प मिलेगी कि ये लोग एक्सपोर्ट अपना ईजिली कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरर्स हु आर ऑल्सो स्टेटस होल्डर, ठीक है, ये वर्ड आगे आएगा तब एक्सप्लेन करेंगे स्टेटस होल्डर्स कौन होते हैं। will now be able to self certify their manufactured goods in phases as originating from India। ठीक है, अभी ये कंपलसरी कर दिया गया है कि कौन सा गुड्स किस कंट्री से आ रहा है वो मेंशन करना ज़रूरी है कि origin of the good, ठीक है, चाइना से है, इंडिया से है, USA से है, कहीं से भी आ रहा है उसका ऑरिजिन मेंशन करना। तो उस ऑरिजिन सर्टिफिकेट को ऑब्टेन करने के लिए भी लेंथी प्रोसीजर होता था, लेकिन अब जो स्टेटस होल्डर मैन्युफैक्चरर्स हैं, मतलब जो काफ़ी अच्छे लेवल के मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो खुद सेल्फ सर्टिफाई भी कर सकते हैं। ये मतलब ये फैसिलिटी भी अब उनको मिल गई है। दिस अप्रूव्ड एक्सपोर्टर सिस्टम विल हेल्प मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर कंसिडरेबली इन गेटिंग फास्ट एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट। अब वो लेंथी प्रोसेस में ना इन्वॉल्व होकर फास्टली अपने काम को कर सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में जल्दी एंटर कर सकते हैं। अगर आप इनके साथ ही डील कर लेंगे, जैसे आप छोटे एक्सपोर्टर हैं, है ना, मैन्युफैक्चरर्स के साथ आप इन जो अप्रूव्ड वाले हैं इनके साथ आप डील कर लीजिए, है ना, आप अपने प्रोडक्ट्स इनके अंडर ले जाइए, तो ये क्या है कि आपका भी सर्टिफिकेशन कर देंगे। तो इस तरीके की कुछ कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में लॉन्च की गई हैं, आपको इतनी याद रखनी है। मेन तो ये है, ये कौन सी स्कीम्स चलाई गई हैं और कुछ ये फैसिलिटी जो दी जा रही हैं, इनको आप याद कर लीजिए। A number of steps have been taken for encouraging manufacturing and exports अंडर 100% EOU। ये जितनी भी स्कीम्स हैं ये आगे आएंगी तब आपको क्लियर हो जाएगा, तभी करा दूंगी कि EOU क्या होता है, EHTP क्या होता है ना। ये सब एक जोन होते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया होता है ना, ऐसे ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए कुछ जोन्स बनाए जाते हैं, उनमें फ्री सब कुछ फ्री करवा दिया जाता है। मतलब फ्री से मतलब है कि ड्यूटी फ्री हो जाती है, जितने भी जो टैक्स लगते हैं, कस्टम ड्यूटीज़ लगती हैं, टैरिफ्स लगते हैं, कोटा वगैरह का जो सिस्टम रहता है, वो इनके अंदर रजिस्टर्ड होते हैं उन लोगों को वो चीज़ें माफ़ कर दी जाती हैं। ठीक है, वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू FTP इज़ टू मूव टुवर्ड्स पेपरलेस वर्किंग, वही ऑनलाइन। ठीक है, सब कुछ पेपरलेस हो गया है, मतलब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। 24/7 इन्वायरमेंट का ये है कि ऑनलाइन में क्या है कि आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, आप जब जागो तब सवेरा, जब आप उठें तब आप ऑनलाइन अप्लाई कर दिया आपने, जब जो चीज़ आपको चाहिए वो आपके पास 24/7 अवेलेबल रहे ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू। ये मेन काम है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का। ठीक है, जो भी आपको कन्फ्यूजन हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अगले टॉपिक पे, ये है ड्यूटी ड्रॉबैक। ये भी काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ठीक, आराम से समझना। और ये एक तरीके से बहुत अपना मतलब रियल लाइफ से कनेक्ट करके जब आप समझेंगे इस चीज़ को तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर आप इसको ऐसे ही वर्ड्स के थ्रू जाएंगे कि ये इतना हैवी सा लिखा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। बहुत काम हो जाइए और आराम से सुनिए कि ये होता क्या है ना। एक एग्जाम्पल दूंगी, उससे आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब आपको कॉलेज में कोई फेस्ट हो रहा है, ठीक है, कॉलेज में कोई भी फंक्शन है, उसमें आपको टीचर्स ने बोला है कि यहाँ पे आप डेकोरेशन कर दीजिए, यहाँ पे आप स्टॉल वगैरह लगा दीजिए, आपका जो भी खर्चा आएगा बाद में वो हम आपको पे कर देंगे, अभी आप अपनी तरफ से सारा कर दीजिए और हमको बिल्स वगैरह ला कर दे देना और हम लोग आपका ये सारे खर्चे को रिपे कर देंगे। ठीक है, अब आपने स्टॉल्स लगाई, डेकोरेशन किया, ठीक है, स्टॉल्स लगाने का खर्चा अलग आया, सपोज़ 4-5 हज़ार वो आया, 4-5 हज़ार कुछ और आ गए आपके, 2,000 और कहीं आपके फूड वगैरह अरेंज करने में, कुछ भी मतलब जो भी आपका एक्सपेंस हुआ, सपोज़ आपको 12,000 एक्सपेंस हुआ, आपने वो सारे बिल्स ले जाकर अपने टीचर को या जो भी अथॉरिटी आपको रिफ़ंड करेगी आपने उनको दे दिए। ठीक है, वो बिल्स अप्रूव करेंगे, देखेंगे, वेरीफाई करेंगे और आपको वो पैसा वापस कर देंगे। होता है ऐसा, ठीक है।
कि इस तरीके की चीज़ें क्या होती हैं, उसको बोलते हैं ड्रॉबैक। ठीक, ऐसे ही सेम केस अब आप एक्सपोर्ट में समझिए, ड्यूटी ड्रॉबैक। अब आपको गवर्नमेंट ने बोला कि हम ड्यूटी फ्री कर रहे हैं, आपको कोई भी ड्यूटी नहीं देनी। ड्यूटी का मतलब होता है फीस, टैक्सेस जो भी लगते हैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के टाइम पे, वो ड्यूटी आपको नहीं देनी है। तो ऐसे तो नहीं माफ़ हो जाता है ना कि आप फ्री में कर रहे हैं, आपको पहले पे करना पड़ता है, सब कुछ पे करना पड़ता है। जब आप पे कर देते हैं, बिल्स दिखा देते हैं, तब गवर्नमेंट आपको सारे पैसे वापस कर देती है। बात तो वही हुई ना, इसको क्या बोलते हैं, कंपेंसेशन कर दिया, कंपेंसेट कर दिया, है ना। तो बात तो वही हुई कि फ्री तो पड़ा आपको, लेकिन पहले आपको पे करने पड़े, तो उसी को बोलते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। ठीक है, वापस कर लेना ड्यूटी को। तो द टर्म ड्रॉबैक इज अप्लाइड टू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज समटाइम्स एज होल। मतलब कस्टम ड्यूटी और सेंट्रल एक्साइज, मतलब जो भी सेंट्रल एक्साइज टैक्स लगते हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के टाइम पे, उनका पूरा या फिर उनका कुछ पार्ट। ठीक है, समटाइम्स द होल, समटाइम्स ओनली पार्ट रेमिटेड और पेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, वंस दे आर लिवाइड। ठीक है, जब भी लिवाई हो जाए, लिवाई का मतलब होता है उस पर इम्पोज होना, टैक्स लगना, टैक्स लिवाई बोलते हैं ना, टैक्स लिवाई होना। जब भी वो ड्यूटी या एक्साइज या कस्टम्स एक बार लिवाई हो जाए, आप उन्हें पे कर दें, उसके बाद गवर्नमेंट उनको जितना भी एलिजिबल होगा उसके लिए, चाहे पूरा हो, चाहे उसका कुछ पार्ट हो, आधा हो, जितना भी हो, वो वापस आपको पे बैक कर देती है। ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम एम्स टू प्रोवाइड द रिफंड, आ गया ना, कि वो आपको रिफंड देते हैं ऑफ कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटीज पेड ऑन इनपुट्स और रॉ मटेरियल्स एंड सर्विस टैक्स पेड ऑन द इनपुट सर्विसेज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अब एक बात समझिए, अब 3 कंट्रीज़ का एग्जांपल ले रहे हैं हम। ठीक है, एक हो गया आपका चाइना, एक इंडिया, एक हो गया यहाँ पे सपोज रशिया। ठीक है, ये 3 कंट्रीज़ हैं। इंडिया ने चाइना से कुछ रॉ मटेरियल परचेज़ किया, है ना, उस रॉ मटेरियल से कुछ प्रोडक्ट बनाया। सपोज़ यहाँ से चाइना से हमने लेदर परचेज़ किया, लेदर से आपने यहाँ पे शूज़ बनाए और आपने रशिया में एक्सपोर्ट करे। ठीक है, आपने जो इम्पोर्ट किया है चाइना से, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो नहीं किया, है ना, आपने किस लिए किया, उसको वापस से मैन्युफैक्चर करने के लिए, और मैन्युफैक्चर करने के बाद वापस से उसे एक्सपोर्ट करने के लिए। तो ऐसे इम्पोर्टर्स को ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है। ऐसे इंपोर्ट करने पे गवर्नमेंट आपके पैसे रिफ़ंड कर देती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का काम क्या है कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। अब भाई आपको एक्सपोर्ट करना है तो सारी चीज़ें तो आपकी कंट्री में नहीं मिलेंगी ना, आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो सामान लेना पड़ेगा। अब ऑटोमोबाइल्स है, कार वगैरह है, हर कुछ तो एक ही कंट्री में नहीं मिलता, तो आपको कहीं ना कहीं से सामान को गैदर करना पड़ता है, असेंबल करना पड़ता है, फिर मैन्युफैक्चर करके उसे एक्सपोर्ट करना होता है। तो ऐसे ही कि अगर आपको कहीं और एक्सपोर्ट करना है ना, लेकिन आपको सामान जगह जगह से चाहिए, तो आप क्या कहेंगे, अब तो गवर्नमेंट को ये बोलेंगे कि भाई आप एक्सपोर्ट तो करवा रहे हो, लेकिन हमें सामान इतनी जगह से लेना पड़ रहा है, उस पर हमें इतने सारे टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए ड्यूटी ड्रॉबैक नाम की ये स्कीम बनाई है, जिसमें कि आप इम्पोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए वापस से पढ़िए, ड्यूटीज पेड ऑन इनपुट और रॉ मटेरियल, है ना, आपने इंपोर्ट करा, रॉ मटेरियल करा, सर्विस टैक्स वगैरह दिया ऑन द इनपुट सर्विस। ठीक है, यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स, लेकिन किसके लिए करा आपने, गुड्स एक्सपोर्ट करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए आपने उसको इंपोर्ट किया है। ठीक है, तब आपको ड्यूटी ड्रॉबैक की फैसिलिटी मिल जाती है। समझ गए तीनों, ये याद रखना कि इंडिया ने चाइना से इंपोर्ट किया, उसको फिनिश गुड बनाया और रशिया में एक्सपोर्ट किया। जब इंपोर्ट किया तब उसको टैक्स पे करने पड़े होंगे, तो वो टैक्स गवर्नमेंट वापस कर देगी इस एक्सपोर्टर को। ठीक है, अब है गुड्स एलिजिबल फॉर ड्रॉबैक। कौन से गुड्स पे ड्रॉबैक अवेलेबल रहेगा या कौन से गुड्स उसके लिए एलिजिबल है। टू एक्सपोर्ट गुड्स इम्पोर्टेड इनटू इंडिया, अगर आपने गुड्स इंडिया में इंपोर्ट करे हैं उन पे, है ना। टू एक्सपोर्ट गुड्स इम्पोर्टेड इन इंडिया आफ्टर हैविंग बीन टेकन फॉर यूज़ करने के बाद अगर इंडिया में आए हैं। टू एक्सपोर्ट गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है, देखो जितने भी इंपोर्ट किए गए हैं वो क्या हुए हैं, एक्सपोर्ट हुए हैं। ठीक है, चाहे आप यूज़ करके आए, चाहे इंपोर्टेड मटेरियल आए, चाहे इंडिजियस मटेरियल आए, है ना, चाहे इंपोर्टेड और इंडिजियस मटेरियल दोनों आए, ये सारा मटेरियल आपने इंपोर्ट करा है किसके लिए, टू एक्सपोर्ट, टू एक्सपोर्ट, टू एक्सपोर्ट, है ना। बात समझ में आ रही है, नहीं आए वापस से कमेंट करके पूछ लेना कि जब भी दूसरी कंट्री से आप इंपोर्ट करते हैं
किस लिए, क्या इंपोर्ट करते हैं, रॉ मटेरियल है ना, और कोई भी इंडिजियस मटेरियल जो मीडिएटर मटेरियल है, फिर उसको आप मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट आपको ये फैसिलिटी देती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका, एनी इंडिविजुअल मस्ट बी लीगल ओनर ऑफ द गुड्स, ठीक है, जब गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं उसी को तो मिलेगा जो उसका ओनर होगा। यू मस्ट हैव पेड कस्टम ड्यूटीज़, आपने पे कर दिए हो, जैसे कि अभी बिल्स का एग्जांपल दिया था कि आपने वो खर्चे किए होंगे तभी तो आपको उसको बिल पे रिफंड मिलेगा, तो वो खर्चे आपने कर चुके हो। ड्यूटी ड्रॉबैक इज़ अवेलेबल ऑन मोस्ट गुड्स ऑन विच कस्टम ड्यूटी वॉज पेड ऑन इम्पोर्ट, ठीक है, इम्पोर्ट के टाइम पे कस्टम ड्यूटी पे की हो और फिर उसको एक्सपोर्ट किया गया हो, तो उन गुड्स पे ही ये ड्यूटी ड्रॉबैक आपको मिलता है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं इसके लिए, देखो अब आप चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट वाले सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, फिर आप एक्सपोर्ट करोगे वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, आपने ये सारे टैक्स पे किए होंगे वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, है ना, ये तो जनरल बात हो गई। अब इनको हम कैसे लिखेंगे, इनको क्या क्या बोलते हैं वो ये सुनिए अभी आप। ट्रिपलेट कॉपी ऑफ शिपिंग बिल, ठीक है, शिपिंग बिल जो आपने शिप किए होंगे अपने प्रोडक्ट या एक्सपोर्ट करते टाइम, वो आपका शिपिंग बिल। कॉपी ऑफ बिल ऑफ एंट्री, है ना, जहाँ पे भी आपका एंट्री हुई होगी, बिल ऑफ एंट्री, जहाँ जिस कंट्री में भी एंट्री दे रहे हैं वो। इम्पोर्ट इनवॉइस, है ना, आपने इंपोर्ट किया है चाइना से तो ये वाली इनवॉइस, इनवॉइस का मतलब बिल होता है, ठीक है, वो वाली इनवॉइस कि आपने कुछ ना कुछ इंपोर्ट किया है। प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी पेड, जैसे कि टीचर आपसे बिल मांगेगा वैसे ही यहाँ पे गवर्नमेंट आपसे क्या मांगेगी कि आपने ड्यूटीज़ पे कर दी हैं, उसका बिल या उसका प्रूफ दिखाइए। अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई फॉर री एक्सपोर्ट, है ना, एक बार इंपोर्ट किया री एक्सपोर्ट किया तो उसका प्रूफ आपको चाहिए। कॉपी ऑफ बिल ऑफ लेडिंग और एयरवे बिल, है ना, जब भी आप गुड्स को अपलोड करते हैं यानी कि या तो शिप पे अपलोड करते हैं या फिर एयरवेज के थ्रू सेंड करते हैं तो बिल ऑफ लेडिंग मिलता है, तो उसको बोलते हैं, उसकी कॉपी लगेगी, उसको बिल ऑफ लेडिंग या एयरवे बिल बोलते हैं। कॉपी ऑफ बैंक सर्टिफिकेट इनवॉइस, जितने भी आपने बैंक से ट्रांजैक्शन किए होंगे, पेमेंट के, ड्यूटी के, है ना, इंपोर्ट के, एक्सपोर्ट के, जो भी ट्रांजैक्शन आपके हुए हैं वो सर्टिफिकेट इनवॉइस आपको चाहिए। एक्सपोर्ट इनवॉइस और पैकिंग, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको क्लियर करके बताया ना कि आपको इंपोर्ट वाले डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, ड्यूटी पे करी वो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, एक्सपोर्ट किया वो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, तो वो स्टेप वाइज समझते जाइए कि जब आपने शिप किया होगा वो वाले, बिल ऑफ एंट्री वाले, फिर ड्यूटी पे की वो, है ना, अब आपने एक्सपोर्ट करा उस कहाँ पे आपने अपलोड किए गुड्स वो वाला बिल, बैंक से जो भी ट्रांजैक्शन किए वो वाले बिल, एक्सपोर्ट इनवॉइस, ठीक है, एक्सपोर्ट का जो भी लेटर ऑफ क्रेडिट में पढ़ाया था ना कि कितने क्वांटिटी गई हैं, कितने रुपए की गई हैं, वो सारी। फ्राइट एंड इंश्योरेंस, आप अपने गुड्स का इंश्योरेंस करवा कर ही तो भेजेंगे, वरना समुद्र में डूब गए किसका खर्चा होगा, वो सारे इंश्योरेंस सर्टिफिकेट आप करवाते हैं, वो सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आगे आएंगी। फ्राइट इंश्योरेंस सर्टिफिकेट क्या होता है तब समझना। कॉपी ऑफ टेस्ट रिपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, हर गुड्स चेक होके जाते हैं एक्सपोर्ट, किसी और कंट्री में जब एक्सपोर्ट होता है तो उनकी टेस्टिंग होती है, क्वालिटी स्टैंडर्ड ये सब चीज़ें चेक होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही जाते हैं, तो उसकी उस टेस्ट रिपोर्ट की कॉपी चाहिए। अ वर्कशीट शोइंग द ड्रॉबैक अमाउंट क्लेम्ड, है ना, अब आपने कितना अमाउंट क्लेम किया है कि कितनी ड्यूटी पे करी है, सपोज आपने 10,000 रुपये के टैक्सेस ही पे कर दिए, तो कितना किस किस हिसाब से आपने कहाँ कहाँ पे किया, इंटर स्टेट किया, फिर शिपिंग के टाइम किया, फिर कस्टम ड्यूटीज़ पे करी, सेंट्रल एक्साइज की, तो वो क्या क्या आपने कितनी कितनी अमाउंट आपको चाहिए, कितना क्लेम कर रहे हैं, वो वर्कशीट होनी चाहिए, है ना। लाइसेंस कॉपी, DEC बुक, ट्रांसशिपमेंट सर्टिफिकेट जहाँ पे ज़रूरत है, उन ये सारी चीज़ें आपको मेन चाहिए होती हैं। कैसे याद रखना है आपको, ऐसे डायग्राम बना के रफली याद रख लेना कि आपने चाइना से इंपोर्ट किया था, तब आपने यहाँ पे सारे टैक्सेस पे किए थे, फिर आपने उस प्रोडक्ट को बनाया है और आपने एक्सपोर्ट किया है कहीं और, है ना, तो उसके टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे होंगे, वो सब, शिपिंग बिल लगेगा, बिल ऑफ एंट्री लगेगा, इंपोर्ट इनवॉइस, है ना, ड्यूटी पे किया है उसका सर्टिफिकेट, बैंक के सर्टिफिकेट्स, एक्सपोर्ट इनवॉइस, इंश्योरेंस के सर्टिफिकेट, आपकी जो गुड्स की टेस्टिंग हुई है उनकी रिपोर्ट, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपको चाहिए होंगे, तभी आपको गवर्नमेंट जो है क्लेम वापस करेगी। ड्यूटी ड्रॉबैक इज़ ऑफ 2 टाइप्स, ऑल इंडस्ट्री रेट और ब्रांड रेट, ठीक है। ऑल इंडस्ट्री रेट जो नॉर्मली सारी एवरेज रेट जो सारे गुड्स पे लगती है, इज एसेंशियली एन एवरेज रेट बेस्ड ऑन द एवरेज क्वांटिटी एंड द वैल्यू ऑफ इनपुट एंड ड्यूटीज़। एक्साइज और कस्टम, दोनों एक्साइज और कस्टम ड्यूटीज़ का जो एवरेज रहेगा वो बॉर्न बाय देम एंड सर्विस टैक्सेस सफर्ड बाय द पर्टिकुलर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। ब्रांड रेट क्या होती है, इज अलाउड इन द केसेस वेयर द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट
डज नॉट हैव एनी AIR, अगर उसकी कोई इंडस्ट्री रेट नहीं है तो अलग से एक रेट बना दी जाती है, ब्रांड रेट, ठीक है। वो ज़्यादातर क्या 4/5 टाइम्स होती है, ठीक है। 4/5 ऑफ द ड्यूटीज पेड ऑन मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। आपको ड्यूटी ड्रॉबैक में कितना याद रखना है, होता क्या है, ठीक है, कौन से गुड्स पे मिलती है, उसके बाद कौन अप्लाई कर सकता है इसके लिए, है ना, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, सिर्फ इतना इतना याद रखेंगे ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए। डीम्ड एक्सपोर्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, यहाँ तक किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट करके पूछ लेना। ओके, थैंक यू क्लास।